नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करें भूगोल विषय के दूसरे अध्ययन विश्व जनसंख्या की, यानी कि राजस्थान 12वीं भूगोल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार अपन बात करेंगे दूसरे लेसन की, जो 12th क्लास में चल रही है आपके जो भूगोल है वो उसका जो दूसरा लेसन है वो है विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या में क्या क्या पढ़ेंगे? वितरण, घनत्व और वर्दी। यानी कि विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में वितरण को समझना है, घनत्व को समझना है और वर्दी को समझना है। ठीक है, तो विश्व में किस प्रकार से जनसंख्या, जो हमारे जो धरातल है, धरातल पर किस प्रकार से जनसंख्या बसी हुई है, कहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपन एक प्रकार से विश्व में जनसंख्या के वितरण के प्रारूप को समझेंगे। तो पहला ही जो टॉपिक बनता है इसका हमारे सामने जो आता है वो है विश्व विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। तो विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप कौन कौन से हैं? पहला बिंदु है हमारा विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप। ठीक है, तो इसको समझना है। तो यहाँ पर अधिकांश जो जनसंख्या है वह कौन से देशों में है? यानी कि जनसंख्या हमेशा उन्हीं देशों की ज्यादा होती है जो विकसित होते हैं। ठीक है, जो विकासशील होते हैं। जो विकसित राष्ट्र होते हैं वहां की जनसंख्या कम पाई जाती है विकासशील राष्ट्रों की अपेक्षा। तो विश्व के 10 विकसित या जो बड़े राष्ट्र हैं वहां पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 60%। ठीक है, बाकी की 40% जनसंख्या अन्य क्षेत्रों में निवास करती है। यानी कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% भाग 10% स्थल भाग में निवास करता है। अब ऐसे तो सबसे पहले जो बात है वो कर लेते हैं अपन, यानी कि विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती हैं। तो विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो 10% स्थल भाग पर निवास करती हैं, क्योंकि 10% स्थल भाग क्या है? समतल है, मैदानी भाग है, जहां पर कृषि की अच्छी कृषि योग्य अच्छी मतलब भूमि उपलब्ध है और परिवहन का जाल बिछा हुआ है, एक प्रकार से जल की उपलब्धता है और बहुत सारे रीजन है। इन वजह से मतलब ऐसा स्थल भाग केवल कितना है? 10% ही है, और इस 10% भाग पर ही सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व के ऐसे देशों में से 10, यानी कि विश्व के 10 ऐसे देश हैं जहां पर मतलब 60% जनसंख्या निवास करती है, और वह जो 10 देश हैं वह विश्व के सर्वाधिक आबाद देशों में से हैं। ठीक है, तो विश्व के सर्वाधिक आबाद
आबाद 10 देशों में विश्व की कितने प्रतिशत, 60% जनसंख्या निवास करती हैं। यानी कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश हैं, उनमें से उन आबाद राष्ट्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है? 60% जनसंख्या निवास करती है, केवल 10 देशों में। अब विश्व में कितने सारे देश हैं? अब इतने सारे देशों में से केवल 60% जो जनसंख्या है वो सिर्फ 10 राष्ट्रों में ही निवास करती है। ठीक है, अब इनमें से इन 10 यानी कि इन सर्वाधिक आबाद 10 देशों में से 6 देश एशिया के हैं। अब देख लो आप यहां पर जो 10 सर्वाधिक आबाद देश हैं जहां पर 60% जनसंख्या निवास करती है, उनमें से 6 देश तो कहां पर हैं? एशिया में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के हैं। अब एशिया महाद्वीप के वो 6 राष्ट्र कौन कौन से हैं वो आपको पहचानने हैं। यानी कि उन 10 देशों के नाम लिखते हैं जो विश्व के सर्वाधिक आबाद राष्ट्रों में से हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश। नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राजील, ब्राजील है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान, छठा है इंडोनेशिया, सातवां है ब्राजील। अगर क्रम की बात करें तो ब्राजील बाद में आएगा। यहां पर ये इंडोनेशिया पहले आ जाएगा, सॉरी चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील हो जाएगा, और छठा जो है वो पाकिस्तान हो जाएगा। सातवां नाइजीरिया, नाइजीरिया,
8वां है रूस, सॉरी बांग्लादेश। 9वां है रूस और 10वां है मेक्सिको। ठीक है, तो इनमें से 6 वो देश हैं जो एशिया में हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, और 6, ये एशिया महाद्वीप के हैं। ठीक है, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश जो है ये 6 एशिया महाद्वीप के देश हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद रखना है? एक तो विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के 10% स्थल भाग पर निवास करती है। क्यों करती है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, वो अपन आगे देख लेंगे इस क्लास में। और दूसरी बात कि विश्व की 60% जनसंख्या केवल 10 सर्वाधिक आबाद देशों में ही निवास करती है, और उन 10 सर्वाधिक आबाद देशों में से 6 राष्ट्र एशिया महाद्वीप में ही है। ठीक है, तो ये तो देख लिया हमने विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या का घनत्व। ये वाला अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें अपन घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व ऐसे तो सिंपली अगर बात करें तो इसकी परिभाषा के रूप में देखा जाए तो कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत कितने व्यक्ति निवास करते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जनसंख्या घनत्व की परिभाषा है जो है वो सिंपली क्या हो जाएगी कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत कितने लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसका सूत्र भी है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र है, जनसंख्या में अपन भाग देते हैं किसका? क्षेत्रफल का। यानी कि जनसंख्या घनत्व बराबर संख्या घनत्व बराबर जनसंख्या में किसका भाग देंगे? बटा क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे ही अपन क्षेत्रफल का जनसंख्या में भाग देते हैं, उस क्षेत्र का या उस राष्ट्र का या उस राज्य का क्या निकलकर सामने आ जाएगा? हमारे जनसंख्या घनत्व। ठीक है, इस प्रकार से ये जनसंख्या घनत्व का यह है, और ये इसकी परिभाषा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। अब बात करेंगे अपन, अगला जो है वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये वाला सूत्र याद रख लेना, इसमें सूत्र भी याद रखना है और इसकी परिभाषा भी याद रखनी है। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा विशेष रूप से सिंपली है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है।
तो थोड़ा सा इतना ध्यान रख लेना आप। अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो कितने कारक हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले? तीन कारक हैं। पहला है इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? कारक मुख्य रूप से तीन है। पहला है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, और तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है। भौगोलिक कारक के अंतर्गत भौगोलिक कारक को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि तीन भागों में, तीन या चार भागों में डिवाइड किया गया है भौगोलिक कारक को भी। कौन कौन से हैं? जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु तथा मृदा। तो इसको भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है? चार भागों में। नंबर एक, जल की उपलब्धता। नंबर टू, भू आकृति। नंबर तीन है जलवायु। और नंबर चार है मृदाएं। ठीक है। सिंपल वे में याद रखना है आपको कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? तीन हैं। कौन कौन से हैं? भौगोलिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं और सामाजिक व सांस्कृतिक कारक है। भौगोलिक कारकों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? चार भागों में। कौन कौन से हैं? जल की उपलब्धता है और भू आकृति है, जलवायु है और मृदा है। ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं पहले कि भौगोलिक कारक के अंतर्गत वो कौन से रीजन है या कारण है जो लोगों को मतलब आकर्षित करते हैं। तो जहां जल की उपलब्धता होगी वहां पर लोग बसने के लिए जगह को पहली प्राथमिकता देंगे, क्योंकि जल नहाने, खाना बनाने, पीने तथा सिंचाई व पशु पालन के लिए, इन सब के लिए जल एक प्रकार से बहुत जरूरी कारक हो जाता है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जल की उपलब्धता कहां पर है,
इसीलिए कालांतर में सबसे ज्यादा जो बस्तियां पाई गई है वो नदी घाटियों के अंतर्गत ही पाई गई है। क्यों पाई गई है, उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि एक तो कृषि के लिए हर कार्य जल पर ही आधारित है, यानी कि जल ही क्या है, जीवन है। तो इस वजह से जल की उपलब्धता बहुत जरूरी कारक हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी बसने के लिए जल की उपलब्धता बहुत जरूरी हो जाती है। ज्यादातर जनसंख्या वहीं पर निवास करती है जहां पर जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होती है। अगली बात करते हैं भू आकृति। भू आकृति के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो लोग समतल मैदानों में बसना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम लोग या बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। क्यों करती है, क्योंकि वहां पर रोजगार के अच्छे अवसर नहीं होते हैं, यानी कि रोजगार के साधन नहीं होते हैं। और दूसरी बात, वहां पर भू आकृति की वजह से कृषि कार्य में भी नहीं हो पाते हैं, यानी कि कृषि कार्य नहीं कर सकते वो। और चिकित्सा व्यवस्थाएं, बहुत सारी चीजें हैं, परिवहन का जो तंत्र है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में मतलब परिवहन और आवागमन के जो साधन हैं उनको बाधा पहुंचाते हैं। कौन? पहाड़ी क्षेत्र। तो भू आकृति भी एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है कि जो वहां पर समतल मैदान होते हैं तो वहां पर लोग ज्यादा बसना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर एक तो उनके लिए कृषि के लिए भूमि उपलब्ध हो जाती है, दूसरी बात परिवहन का अच्छा जाल होता है, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होती है, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो इन सब चीजों की वजह से जो समतल मैदान है वहां पर लोग ज्यादा बसना पसंद करते हैं। अगला है जलवायु। जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि जलवायु इस जलवायु का व्यक्ति के जीवन के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ की जलवायु ज्यादा अत्यधिक ठंडी है और या फिर अत्यधिक गर्म है, ऐसे इलाकों में लोग रहना बहुत ही कम पसंद करते हैं। इस वजह से जलवायु भी एक मुख्य कारक बन जाता है। और दूसरी बात कि जलवायु बहुत से क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होना या फिर वर्षा ही नहीं होना, सूखा पड़ना, ऐसी चीजें लोगों की आर्थिक और सामाजिक तथा सभी प्रकार के जीवन में बाधा पहुंचाती है। तो जलवायु एक विशेष प्रकार का कारक बनती है। मृदा है। मृदाओं में जहां पर अच्छी किस्म की मृदा होगी वहीं पर उत्पादन अधिक होगा, है ना। तो जहां पर जलोढ़ या अच्छी मिट्टी हो, जहां पर मतलब फसल का या जो कृषि कार्य है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके और अच्छा उनको उत्पादन मिल सके। तो ऐसी अगर कहीं पर ये जहां पर ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो ऐसे भौगोलिक जो भूदृश्य होते हैं या भौगोलिक क्षेत्र होते हैं वहां पर जाकर लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको सबको इन सब चीजों की जरूरत होती है। आर्थिक कारक। आर्थिक कारक की अपन बात करते हैं। अगला कारक आर्थिक कारक ही है। तो ये भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है। आर्थिक कारक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले खनिज, दूसरा है नगरीकरण और चौथा है औद्योगिकरण। ठीक है। तो जहां पर खनिजों की उपलब्धता होगी, जिस क्षेत्र में खनिज अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे वहां पर उस क्षेत्र में आर्थिक क्रियाएं अधिक होगी, और आर्थिक क्रियाएं अधिक होने की वजह से लोग ज्यादातर उस क्षेत्र में निवास करना पसंद करेंगे, आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है। तो आर्थिक कारक भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सब कुछ इंसान की जो लाइफ होती है उसमें आर्थिक कारक भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि इसके बिना भी जीवन जो है वो सही तरीके से संचालित नहीं हो सकता। और खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं। तो जहां पर खनन होते हैं वहां पर औद्योगिक गतिविधियां भी होती हैं, और औद्योगिक गतिविधियां होने की वजह से ये क्या करते हैं? रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है। नगरीकरण है। नगरीकरण में आपको पता है जहां जिस क्षेत्र का नगरीकरण होगा वहां पर वो नगर पूरी तरह से सुविधाओं से लैस होगा। वहां पर अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा, आवागमन के सुगमता, है ना, और भी रोजगार के
बेहतर अवसर, ये सब चीजें यानी कि पूरी फैसिलिटी के साथ होगा जो नगरी जिस क्षेत्र का नगरीकरण हो चुका होगा। तो लोग ज्यादातर इसी तलाश में यानी कि ज्यादातर तो रोजगार की तलाश में ही जाकर नगरों में निवास करना चाहते हैं। तो नगरीकरण भी एक प्रकार से विशेष रूप से आर्थिक आर्थिक कारण के अंतर्गत अपन नगरीकरण को पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत यही रोजगार की उपलब्धता ज्यादा होती है कहाँ पर, नगरों में। तो ज्यादातर लोग नगरों में इसी वजह से जाकर निवास करना चाहते हैं ताकि उनको बेहतर तरीके से क्या मिल जाए, रोजगार उपलब्ध हो जाए। अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का आपको पता ही है, जिन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होगी वो क्षेत्र स्वतः ही डेवलप हो जाएंगे, और डेवलप होने की वजह से यानी कि विकसित हो जाएंगे, और विकसित होने की वजह से उन क्षेत्रों में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, है ना, अच्छी एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और परिवहन की सुगमता, और इनका परिवहन का एक प्रकार से जाल बिछा हुआ होगा। तो औद्योगिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इसमें। और तो इस प्रकार से औद्योगिकरण भी एक मुख्य कारक बन जाता है। अब अगला आता है अपना सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की बात करें, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत अधिकांश जो जनसंख्या होती है वो धार्मिक जो नगर होते हैं उनमें ज्यादा बसना पसंद करते हैं, यानी कि कुछ ज्यादातर लोग धार्मिक नगरों को भी महत्व देते हैं, और ऐसे नगरों को ज्यादा महत्व देते हैं, या फिर ऐसी स्थानों को ज्यादा महत्व देते हैं जहां पर मतलब आध्यात्मिक शांति हो, किसी प्रकार की राजनीतिक उपद्रव न हो, और लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा हो। तो ऐसे क्षेत्रों में जाकर रहना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये थे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या में हुई वृद्धि ही क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। समय के दो अंतरालों के बीच में। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है जनसंख्या वृद्धि। इसकी बात करें तो समय के दो अंतरालों के बीच में जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, यानी कि समय के दो अंतरालों के बीच में जनसंख्याओं में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना। अगली बात करते हैं अपन जनसंख्या की वृद्धि दर। जनसंख्या में वृद्धि दर, जनसंख्या में वृद्धि दर, जहां पर दर लग जाती है वहां पर जनसंख्या किसमें नापी जाती है, प्रतिशत में। ठीक है, तो ये जनसंख्या को किसमें प्रदर्शित करता है, प्रतिशत में। हाँ, तो ये क्या है, यह
जनसंख्या में परिवर्तन है जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जहां पर जनसंख्या के पीछे वर्दी में मतलब दर लग जाते हैं, वहीं पर जनसंख्या को किस में प्रदर्शित किया जाता है, किसी भी चीज को किस में प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जनसंख्या में वर्दी के पीछे दर लगी हुई है, तो ये भी क्या है, ये एक जनसंख्या में परिवर्तन है जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया गया है। जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि। अब जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि क्या है? अगर मैं थोड़ा फास्ट हूं तो आप वीडियो को रोक के या स्लो करके अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, अगर नोट्स लिख रहे हो आप साथ साथ तो, और या फिर रिवाइज करके दोबारा से वीडियो को देख सकते हो आप, ताकि बेहतर तरीके से आपको, क्योंकि मुझे इस क्लास को, इस लेसन को इसी क्लास में कंप्लीट करना है, इस वजह से थोड़ा सा मेरी स्पीड रहेगी। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो किसी क्षेत्र विशेष में जन्म और मृत्यु, क्या था? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। अगला है जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में जन्म व मृत्यु दर से हुए परिवर्तन, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में जन्म व मृत्यु दर से हुए परिवर्तन, परिवर्तन को उस क्षेत्र की, परिवर्तन को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में जन्म व मृत्यु दर से, यानी कि जन्म दर या मृत्यु दर दोनों के बीच में अंतर बढ़ने से है, यहाँ इसका मतलब तो इन की वजह से जो परिवर्तन होता है वो उस क्षेत्र की प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। यानी कि स्वतः ही जन्म और मृत्यु दर में जो अंतर आता है प्राकृतिक रूप से, वो प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, अगला है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की बात करते हैं अपन, तो इसमें चारों कारक आ जाएंगे। जनसंख्या की वास्तविक
वृद्धि में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि बराबर आप लिख भी सकते हो जन्म और मृत्यु और आप्रवास या उत्प्रवास। ठीक है, यानी कि किसी भी क्षेत्र की जो वार्षिक वृद्धि होती है जनसंख्या की, उसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? एक तो जन्म दर और मृत्यु दर, दूसरा आप्रवास और उत्प्रवास, यानी कि वहां पर कितने लोग आकर बस गए और वहां से कितने लोग निकल गए और कितने वहां पर बच्चों का जन्म हो चुका है और कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि में आ जाएंगे। ठीक है, अब जनसंख्या की जो वृद्धि है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो प्रकार जनसंख्या की, एक तो धनात्मक वृद्धि और एक ऋणात्मक वृद्धि। तो पहले बात कर लेते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि की। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। अब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है? जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, यानी कि जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो वहां पर कौन सी वृद्धि होगी? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होगी। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि की बात करते हैं। जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो, यानी कि उसका उल्टा कर देना है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि का उल्टा कर देना है। और इस प्रकार से मतलब जनसंख्या की जो ऋणात्मक वृद्धि है वह हो जाएगी, यानी कि धनात्मक में तो जब जन्म दर ज्यादा हो जाएगी और ऋणात्मक में जब मृत्यु दर ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से मतलब ये जनसंख्या की वृद्धि दर थी। अब बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या क्या है? तो जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं? 3। कौन कौन से? सिंपली याद रख लेना ऐसे ही, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कितने हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 जन्म मृत्यु
मृत्यु और तीसरा है प्रवास, प्रवास। ठीक है, तो ये जन्म, मृत्यु और प्रवास यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य रूप से घटक हैं। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा, जनसंख्या में मृत्यु दर बढ़ेगी तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा, जनसंख्या का प्रवास होगा यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तब भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, जहां से जाएंगे वहां की घट जाएंगी, जहां पर जाकर बसेंगे वहां की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जनसंख्या परिवर्तन के तीन मुख्य घटक हैं, याद रख लेना थोड़ा सा ऐसे। ज्यादा कोई खास नहीं है, फिर इतना सा याद रख लेना आप तो इसको। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर में ये याद रख लेना, जन्म दर है प्रति, मतलब जैसे कि जन्म दर को निकाला जाता है प्रति 1000 स्त्रियों में जीवित बच्चों की संख्या, प्रति 1000 स्त्रियों में जन्म देने वाले जीवित बच्चों की संख्या और जन्म दर कहलाती है, और प्रति 1000 पुरुषों में या प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो थोड़ा सा, पर ये इसमें नहीं है, फिर दूसरी जो सेकंड बुक है उसमें वहां पर आपको इन सब की परिभाषाएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो बात करेंगे अपन यहाँ पर प्रवास की। प्रवास क्या है? प्रवास लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके स्थायी रूप से बस जाना, प्रवास कहलाता है। ठीक है, यानी कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस जाना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रवास की परिभाषा है उसको याद कर लेना। प्रवास भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आप्रवास और एक उत्प्रवास। प्रवास, ये तो प्रवास की परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं, प्रवास को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इस प्रकार से प्रवास को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है, पहला है आप्रवास और दूसरा है उत्प्रवास। सेकंड, आप्रवास ये वह क्षेत्र होता है जहां लोग आकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। तो ये वो क्षेत्र होता है जहां पर लोग आकर स्थायी रूप से बस जाते हैं, आप्रवास कहलाते हैं। और उत्प्रवास के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? ये वह क्षेत्र होता है जहां से लोग दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। सिंपली याद रखना है, ये तो वह है जहां पर लोग आकर बसते हैं, उत्प्रवास वह है जहां से लोग जाते हैं। ठीक है,
तो आप्रवास और उत्प्रवास, तो आप्रवास और उत्प्रवास की परिभाषाएं भी आपको याद करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना इसको। जो चीजें इसमें बताई जा रही है और जिन पर विशेष फोकस करवाया जा रहा है, आपको उसको विशेष रूप से ध्यान देना है अगर आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो। बाकी आगे आपकी मर्जी, अगर नहीं करो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मेरा काम आपको बताना है। थोड़ा सा प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, मैं प्रत्येक चीज को आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं। पहला है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, तो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत तो वह आ जाएंगे जहां पर हम निवास कर रहे हैं और उस क्षेत्र को छोड़कर जाना चाहते हैं। तो क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर राजनीतिक उपद्रव है और बहुत सारी प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की समस्या है, अच्छी जलवायु नहीं है और भी बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। तो जहां से हम मतलब जो क्षेत्र हमें किसी भी तरीके से आकर्षित नहीं लगता वो क्या कहलाता है, प्रतिकर्ष कारक। यानी कि जहां से मतलब जाने का बहुत सारे रीजन बन जाते हैं, यानी कि राजनीतिक उपद्रव, अशांति, बेरोजगारी, है ना, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था का ना होना, रहन सहन, अच्छी रहन सहन का ना होना, तो ये सब चीजें प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आती हैं और ये उद्गम स्थल को क्या करती हैं, कम आकर्षित करती हैं, यानी कि उनको उनके जो आकर्षण है उसको समाप्त कर देती है। यानी कि एक प्रकार से अपन बोले तो अपने जन्म स्थान से जब अपन को प्रॉब्लम हो जाए और जब हम अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, तो क्यों जाना चाहते हैं, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। क्योंकि हमें कोई भी इंसान इतनी आसानी से अपने आशियाने को छोड़कर जाने नहीं चाहता, लेकिन जब उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती है तो उसे अपने आशियाने को छोड़ना ही पड़ता है। तो बस वही चीजें हैं जो प्रतिकर्ष के अंतर्गत आती है, यानी कि जो उसके सामने जो समस्या आएगी, जिन समस्याओं की वजह से वो अपने आशियाने को छोड़ने के लिए तैयार होता है, वो प्रतिकर्ष कार्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि वो वहां पर आप उसको रुकने के कोई रीजन बाकी नहीं रह जाते हैं। अपकर्ष कारक के अंतर्गत जैसे मान लो कोई शहर है और जहां पर वो जाकर रहना चाहता है, तो वो वहां पर जाकर क्यों रहना चाहता है, उसने कुछ तो देखा होगा ना वहां पर, तो वहां पर उसने देखा होगा भाई वहां पर अच्छी रहन सहन की व्यवस्था है, राजनीतिक उपद्रव भी नहीं है, शांति है, मानसिक रूप से तनाव नहीं है और रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, बहुत सारे रीजन, तो वो क्या कहलाएंगे, अपकर्ष कारक के अंतर्गत आएंगे। यानी कि प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत, प्रतिकर्ष कारक की बात करें उद्गम स्थान पर राजनीतिक उपद्रव, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा, दशाएं आदि। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक की बात करें, सॉरी अपकर्ष कारक की बात करें तो
रोजगार के बेहतर अवसर, उच्च रहन सहन की दशाएं, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था आदि। जब इन चीजों से आकर्षित होगा तो वो क्या कहलाएगा? अपकर्ष कहलाएगा। और जब इन चीजों से वो उदास होगा और उस क्षेत्र को छोड़कर जाना चाहेगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिकर्ष। प्रतिकर्ष का मतलब यही होता है कि जो उस क्षेत्र को कम आकर्षित कर दे, यानी कि उसका पूरा महत्व ही खत्म कर दे उस क्षेत्र का, वो प्रतिकर्ष के अंतर्गत आएगा। और जो क्षेत्र लोगों को आकर्षित कर रहा है, बुला रहा है अपने पास किसी विशेष फैसिलिटी की वजह से, यानी कि सुविधाओं की वजह से बुला रहा है, तो क्या कहलाएगा? अपकर्ष कहलाएगा। तो ये हो गए प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। आगे बात करते हैं थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लो। विश्व जनसंख्या की दोगुना होने की अवधि, यानी कि विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। जब आप इन चीजों को पढ़े तो अपनी बुक को अपने साथ में रखें, ताकि आप लोगों को भी मतलब एक प्रकार से सीक्वेंस है और क्रम वाइज टॉपिक मिल जाए और उन्हीं के अनुसार मतलब आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा बुक को अपने साथ में रख के पढ़ना। तो मानव की जो जनसंख्या थी, बेसिक जनरल नॉलेज के आधार पर याद रख लेना कि मानव जनसंख्या को प्रारंभ में 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष, 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए थे। यानी कि प्रारंभ में जनसंख्या कितनी धीमी गति से बढ़ी है, यानी कि 1 करोड़ तक जनसंख्या को पहुंचाने के लिए कितना समय लग गया? 10 लाख वर्ष मायने रखते हैं, बहुत होती है ये समय अवधि 10 लाख की। और वर्तमान समय की बात करें तो जनसंख्या, किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। बाद में इसे 5 अरब से 6
अरब होने में 12 वर्ष लगे। अब यहां पर 1 अरब जनसंख्या को केवल 12 वर्षों में बढ़ा दिया, जबकि यहां पर 1 करोड़ जनसंख्या होने में कितने लाख वर्ष लग गए थे? 10 लाख वर्ष। और 10 लाख वर्षों के मुकाबले 12 वर्ष कितने होते हैं? कितने से होते हैं? और उसमें भी 1 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि 1 अरब। 1 अरब पूरी की पूरी 1 अरब जनसंख्या बढ़ा दी। ठीक है, आगे बात करते हैं जनसंख्या जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन का क्या प्रभाव है? जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। तो इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं कि जो राष्ट्र विकसित है या विकासशील है, वहां पर अगर एक विकासशील राष्ट्र है, एक विकासशील राष्ट्र है, तो वहां जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है। यानी कि जो राष्ट्र विकासशील है वहां पर जनसंख्या की थोड़ी बहुत अगर वृद्धि हो जाती है तो वह अपेक्षित है, लेकिन अगर यही वृद्धि अधिक हो जाती है तब फिर उधर से संसाधनों पर दबाव आ जाएगा और अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जनसंख्या में मतलब विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या की थोड़ी बहुत वृद्धि तो अपेक्षित है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो विकासशील राष्ट्र कभी भी विकसित नहीं बन पाएगा और वहां पर बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, इन सब समस्याओं से वो गिरा रहेगा हमेशा के लिए। तो एक प्रकार से जनसंख्या जो विस्फोट है वो ऐसे विकासशील राष्ट्रों के लिए मुसीबत का कारण बन जाते हैं। तो धीरे धीरे इनको मतलब कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जो अफ्रीका जैसे देश हैं, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के जो राष्ट्र हैं वहां पर HIV एड्स ने HIV, इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम, इसको याद रख लेना। HIV का पूरा नाम पूछ सकते हैं 1 नंबर में कि HIV का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो इसने क्या किया, अफ्रीका के राष्ट्रों में तेजी से मृत्यु दर को बढ़ाया। ठीक है,
तो जो अफ्रीका के राष्ट्र थे वहां के लोग इस बीमारी के शिकार हुए और तेजी से वहां की जो मृत्यु दर है उसको बढ़ाया, और इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के जो राष्ट्र है वहां पर मतलब जनसंख्या काफी तीव्र गति से कम हुई, यानी कि घटी। ठीक है। और इसके साथ साथ जीवन प्रत्याशा भी घट गई लोगों की। अगला है जनांगीय संक्रमण। जनांगीय संक्रमण की बात करते हैं। जननांगीय संक्रमण हाँ, तो जननांगीय संक्रमण का प्रयोग कहां पर किया जाता है? इस सिद्धांत का प्रयोग उस क्षेत्र की किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसके लिए और भविष्य में वहां पर बढ़ने वाली जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए इस सिद्धांत का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष की भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या है? जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किसी क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। ठीक है। यानी कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किसी क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। भाई किसी भी या इस क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र के बारे में जानना होता है उस क्षेत्र में जनसंख्या जो है वो कितनी भविष्य में कितनी बढ़ जाएगी, यानी कि आने वाले 5 सालों में कितनी हो जाएगी, 10 सालों में कितनी हो जाएगी, 15 सालों में, जो भी जितने भी सालों की जाना हो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस सिद्धांत क्या क्या बताता है इसके अंतर्गत? इस सिद्धांत के अंतर्गत अगर बात करें तो कोई क्षेत्र क्षेत्र खेतीहर ग्रामीण अशिक्षित हैं तो उसे अगर कोई क्षेत्र खेतीहर ग्रामीण और अशिक्षित है तो उसका नगरीय औद्योगिक उसे नगरीय औद्योगिक व शिक्षित नगरीय औद्योगिक व शिक्षित करता है।
और निम्न जन्म दर से उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है। उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर व उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर को दर्शाता है। ठीक है, तो ये है जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण के अंतर्गत सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष के लिए किया जाता है कि वहां पर भविष्य में जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी, और वृद्धि होगी तो किन कारणों से होगी। अगर वो क्षेत्र पहले से खेतीहर है, यानी कि वहां पर किसान निवास करते हैं, ग्रामीण बस्तियां हैं और अशिक्षित लोग अगर निवास करते हैं, तो किसमें परिवर्तित करके दिखाएगा, नगरीय औद्योगिक क्षेत्र में। और शिक्षित यानी कि खेतीहर की जगह तो वो क्षेत्र उद्योगों में डेवलप हो जाएंगे, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो नगरों में डेवलप हो जाएंगे, और जो अशिक्षित लोग हैं वो शिक्षित हो जाएंगे। अगला है, इससे क्या होगा, जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, औद्योगिक नगरों का विकास हो जाएगा, तो उससे उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर की ओर बढ़ेंगे, यानी कि जो उच्च मृत्यु दर है वो निम्न मृत्यु दर की ओर बढ़ेगी, और उच्च जन्म दर है वो भी निम्न जन्म दर की ओर बढ़ेगी। तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो एक लेवल पे आ जाएगी, ना तो मृत्यु दर ज्यादा होगी और ना ही जन्म दर अधिक होगी। जन्म दर अधिक होगी तो इससे जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी, और मृत्यु दर भी अधिक होगी तो जीवन प्रत्याशा कम होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। इसकी 3 अवस्था बताई गई हैं। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था बताई गई है, और 3 अवस्था क्या क्या है थोड़ा सा ध्यान दे लो। ये संक्रमण की अवस्थाएं कितनी है, 3। प्रथम अवस्था क्या कहती है, तो प्रथम जो अवस्था है किसकी, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की जो प्रथम अवस्था होती है, अवस्था में जन्म और मृत्यु दर अधिक होती है। दूसरी अवस्था में जन्म दर ऊंची होती है, जन्म दर ऊंची होते हैं, लेकिन निम्न मृत्यु दर के साथ साथ ये क्या हो जाती हैं फिर बाद में निम्न मृत्यु दर के साथ कम हो जाती है। और तीसरी जो अवस्था होती है वहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बराबर हो जाती है, दोनों ही कम हो जाती है। ठीक है, तो तीसरी अवस्था में
यहाँ पर मर्त्याशा का मतलब मृत्यु दर से ही है और प्रजननशीलता का मतलब जन्म दर से ही है। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना आप लोग। तीसरी अवस्था में जन्म जन्म व मृत्यु दर बहुत घट जाती है और फिर जो जनसंख्या है वो संतुलन में आ जाती है। तो ये तो थे जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं। अब बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं? तो पहला आ जाता है इसमें परिवार नियोजन। बात करते हैं अपन परिवार नियोजन। परिवार नियोजन यहीं पे उपाय में इधर ही लिख देता हूं मैं। परिवार नियोजन मुख्य है। क्यों है? क्योंकि परिवार नियोजन बच्चों के जन्म में अंतराल को कायम होते हैं। यानी कि परिवार नियोजन के माध्यम से प्रत्येक बच्चे में 3 से 5 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे का जन्म 3 से 5 वर्ष की अवधि के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरा परिवार नियोजन का क्या लाभ है? हाँ, जनसंख्या वृद्धि को कम करता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन जनसंख्या वृद्धि को कम करता है तथा महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार करता है। अगला और उपाय क्या हो सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण के? लोगों में प्रचार। प्रचार किस चीज का? जनसंख्या के दुष्प्रभाव का। जनसंख्या के जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव
दुष्प्रभाव का। ठीक है, गर्भ निरोधक का प्रयोग, ये भी एक प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है। थॉमस माल्थस का एक कोटेशन याद रखना है आपको। 1798 में थॉमस माल्थस ने कहा था अपने सिद्धांत में, अपने सिद्धांत में कहा था कि खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा जनसंख्या तीव्र गति से, हाँ, खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा जनसंख्या अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना, कोटेशन थॉमस माल्थस का। अगले लेसन में अपना एक पॉइंट रह गया था नवनिश्चयवाद वाला, तो उसको इसमें कंप्लीट कर देते हैं। नवनिश्चयवाद, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, लेसन फर्स्ट का है, क्या था, नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। तो नवनिश्चयवाद क्या था, एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक सिद्धांत दिया था, एक संकल्पना दी थी। तो टेलर एक संकल्पना में कहा गया था कि नवनिश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद व संभववाद के मध्य की कड़ी का काम करता है। ठीक है, इसे
क्या कहा जाता है? रुको व जाओ। यानी कि चौराहे पर 3 बत्तियां होती हैं, वहां पर मतलब ग्रीन, येलो और मतलब रेड, येलो और ग्रीन 3 बत्तियां होती हैं। तो ये इसको कौन सी बत्ती का नाम दिया गया है? पीली बत्ती का। पीली बत्ती। और जो पर्यावरणीय निषेधवाद है वह कौन सी बत्ती है? लाल। और संभववाद कौन सी बत्ती है? ग्रीन। ग्रीन बत्ती। इस प्रकार से मतलब चौराहे पर आपने देखी होगी शहरों में 3 बत्तियां लगी हुई होती हैं। एक तो ऊपरी ऊपर लाल होती है, फिर उसके बाद येलो होती है, फिर ग्रीन होती है। यानी कि पहले लाल बत्ती जपती है, यानी कि रुको। यानी कि अगर आप पर्यावरण में कोई परिवर्तन करने जा रहे हो तो पहले रुको, उसको समझो। ठीक है, उसको समझने के बाद फिर कौन सी बत्ती आएगी? पीली बत्ती। यानी कि यहां पर तो पर्यावरण के साथ बहुत सारे खतरे होते हैं, है ना? खतरे होते हैं तो वो पर्यावरणीय निषेधवाद किसका दो तक है? लाल बत्ती का। यानी कि आप पर्यावरण के साथ ऐसा कुछ ना कर बैठे जिससे मतलब आपको खामियाजा भुगतना पड़े। यानी कि ये लाल बत्ती का निशान है पर्यावरणीय निषेधवाद। दूसरा है नवनिश्चयवाद। तो आपको क्या करना है? पर्यावरणीय निषेधवाद में परिवर्तन करने के लिए नवनिश्चयवाद का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, जब जैसे आप पर्यावरण में परिवर्तन करने जाओगे तो रुक कर देखोगे कि इससे कोई हानि तो नहीं होगी ना, इसका कोई दुष्परिणाम तो नहीं पड़ेगा ना। जब अगर आप ये भली बात ही समझ लेते हो इसको, नवनिश्चयवाद को, तो उसके बाद में फिर आप संभववाद में जा सकते हो। संभववाद क्या है? प्रकृति के साथ अनन्य क्रियाएं करके जो आविष्कार किए जाते हैं वो संभववाद के अंतर्गत आते हैं। तो ये छूट गया था अपना थोड़ा सा उसमें, तो इसको आप दोबारा से देख लेना एक बार इसमें। और आशा है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि और भी तुम्हारे जैसे बच्चे हो उनको मदद हो सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।